नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा जीएस का आज 23वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आगे के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि आपको प्रश्न अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सीसा लेड तत्व का प्रतीक क्या है। तो भैया प्रतीक बताना है इसका। इसका प्रतीक क्या है? तो एस प्रतीक है शीशे का, पीबी है, एजी है या पोटेशियम है के। तो देखो, इसे कहते हैं हम एस को मतलब सल्फर। सल्फर अर्थात इसे गंधक भी कहते हैं। ठीक है, वहीं बात करूं पीबी, इसे हम लेड या सीसा कहते हैं। ठीक है, वहीं बात करूं एजी अर्थात चांदी। एजी किसका प्रतीक होता है? चांदी का। और ये क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सही इसका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए भैया? देखो, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की दूरी साझा करता है भारत। चीन की बात करें, चीन से 3488 किलोमीटर के लगभग साझा करता है अपनी जो सीमा है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। ठीक, अगर नेपाल की बात करूं तो 1751 किलोमीटर की दूरी क्या करता है? साझा करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कौन सा राज्य साझा करता है अपनी सीमा? बांग्लादेश। ठीक, अगर मैं बात करूं नेपाल की, नेपाल से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? नंबर एक यूके अर्थात उत्तराखंड। नंबर दो यूपी। नंबर तीन बिहार। नंबर चार पश्चिम बंगाल। ठीक, और नंबर पांच सिक्किम। ये राज्य किससे सटे हुए हैं भैया? ये नेपाल से सटे हुए हैं। वहीं मैं बात करूं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से पहला नंबर है लद्दाख का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा दूसरा है जम्मू कश्मीर। ठीक, वहीं तीसरे की बात करूं, तीसरा कौन सा है? तीसरा राज्य है पंजाब। ठीक, चौथा राजस्थान और पांचवा गुजरात। ये पांच राज्य किससे? पाकिस्तान से सटे हुए हैं। ठीक, वहीं बात करूं चीन से कौन कौन से राज्य हैं? चीन से पहला है लद्दाख। ठीक, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है भैया। वहीं आगे बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं बांग्लादेश, तो देखो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो बांग्लादेश से पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, ठीक। दूसरे नंबर पर असम, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे पर त्रिपुरा और पांचवे पर मिजोरम। ये राज्य किससे सटे हुए हैं, बांग्लादेश से, ठीक। अगर मैं बात करूं, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस भाषा में प्रदान किया गया, किस वर्ष में प्रदान किया गया, भाषा में नहीं है भैया। 1965, 1967, 1960, 1963। अगर मैं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है भैया, ये सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक। कितनी भाषाओं में दिया जाता है भैया, ये जो दिया जाता है भैया, ये दिया जाता है 22 भाषाओं में और प्लस अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। वही बात करूं सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला, तो सबसे पहला पुरस्कार मिला था शंकर कुरुप को। कब मिला था, 1965 में, ठीक। 1965 में सबसे पहला पुरस्कार मिला था। वहीं बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं हिंदी में प्रथम पुरस्कार, हिंदी में पहला पुरस्कार किसे मिला, पहला पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार गलत हो, ये पुरस्कार किसे मिला था भैया, सुमित्रा नंदन पंत को। कब मिला था भैया, 1968 में इन्हें हिंदी में पुरस्कार मिला था। वहीं मैं बात करूं अगला पॉइंट की बात करूं मैं, अगले पॉइंट की प्रथम महिला कौन थी जिसे ज्ञानपीठ मिला था, प्रथम महिला। तो देखो प्रथम महिला थी आशापूर्ण देवी। कब मिला था, 1976 में, बांग्ला भाषा में, बांग्ला लेखिका थी ये, ठीक है। वहीं मैं बात करता हूं शंकर कुरुप को कौन सी भाषा में मिला था, ये मिला था मलयालम भाषा में इन्हें
पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है भैया? तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? 10वीं अनुसूची में, 4थी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में क्या आती है? राजभाषाएं। क्या भाषाओं से संबंधित है भैया? ये भाषाओं से संबंधित है ये। संबंधित है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में जो थी 14 भाषाएं थी भैया। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में भैया 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषा हैं वर्तमान में। अगर मैं बात करूं अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 में है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। अगर मैं बात करूं 4थी अनुसूची में भैया, राज्य और संघ में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक, अगर मैं बात करूं 5वीं अनुसूची में क्या है? अगर मैं बात करता हूं 5वीं अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। संबंधित। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? भाषाओं का। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या इल्तुतमिश ने? तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजे का। भैया अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो बलबन के लाल महल में हुआ था। ठीक है, लाल महल में। इस चीज को याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? देखो सूर्य का मुख्य घटक बताना है, इनमें से कौन सा है? सभी को पता होगी इस क्वेश्चन की, ज्यादातर को, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या मीथेन। अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अब बात करूं सूर्य में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो भैया 71% हाइड्रोजन पाई जाती है सूर्य में। ठीक, हीलियम कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 26.5% के लगभग क्या पाई जाती है? हीलियम। ठीक, और बाकी किसी गैस का इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी अन्य में जो आती है, अन्य में आती है 2.5%। ठीक है, अन्य में 2.5%। वहीं सूर्य के लिए अगर मैं बात करूं, सूर्य के कौन कौन से फैक्ट इंपोर्टेंट है? तो पहला फैक्ट इंपोर्टेंट है
सूर्य की किरणें, सूर्य की का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, पृथ्वी पर 8 मिनट, कितनी मिनट में? 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड। भैया हर किसी किताब में 30 सेकंड भी है, किसी में 25 सेकंड है, पर वो सही है जो भी है। ठीक है, सेकंड, सेकंड में आती है, में आता है। ठीक है। अब भैया नंबर 2, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? आंतरिक भाग को, सूर्य के आंतरिक भाग को भैया क्या कहते हैं? आंतरिक भाग को कहते हैं, जो क्या होता है उसे कहते हैं क्रोड, क्रोड। ठीक। वही तीसरा पॉइंट, सूर्य का बाहरी टेम्परेचर, बाहरी बाहरी परत का जो तापमान होता है वो कितना होता है? भैया उसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, ये बताना है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, या विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो देखो 11 जुलाई को, 11 जुलाई को जो मनाई जाती है वो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक। अगर मैं बात करूं 5, तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगी, 90% को 5 जून को क्या बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक। वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करूं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है भैया, 7 अप्रैल को। अगर मैं बात करूं विश्व जल दिवस, तो भैया विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 मार्च को, नहीं 22 मार्च को, 22 मार्च। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में घुलनशील विटामिन का चयन करें। अब बतानिए कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। सबसे पहले बात करूं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना। वहीं विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक। अब बात करते हैं विटामिन, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। भैया जल में घुलनशील वाली विटामिन, जल में घुलनशील जल में घुलनशील घुलनशील विटामिन कौन सी है? सभी को पता होगी जहां तक भी है, विटामिन बी और सी, पहला पॉइंट। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, वसा में घुलनशील, वसा में वसा में घुलनशील घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है भैया? कौन कौन सी विटामिन है जो वसा में घुल सकती हैं? तो भैया वो 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन विटामिन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय देखो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताऊं, प्लासी का युद्ध जो हुआ था भैया वो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक ठीक, किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट और क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश अधिकारी था वो क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक, अगर बात करूं भैया, ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कौन सी नदी पर हुआ था? तो देखो प्लासी का जो युद्ध हुआ था भैया, प्लासी का युद्ध हुआ था भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्लासी का युद्ध होने का मेन कारण क्या था। प्लासी का युद्ध होने का मेन कारण क्यों था? एक घटना हुई थी जिसका नाम था काल कोठरी त्रासदी। काल कोठरी की त्रासदी। ठीक है, जिसमें यह घटना कब हुई थी? यह घटना हुई थी भैया 20 जून 1756 को। जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने ब्रिटिश के 146 जो सैनिक थे उन्हें बंदी बनाकर एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया। ठीक, जब उसने उसे बिल्कुल बंद कर दिया, वहां पे वायु का कोई साधन नहीं मिला, तो कुछ सैनिकों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। जब उसने सुबह देखा था तो 146 उसने बंद किए थे, 146 अंग्रेज बंद किए थे, अंग्रेजी सैनिक। ठीक, और कितने? 23 ही जिंदा निकले। 23 जिंदा निकले थे। इसी के कारण जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने प्लासी का युद्ध किया था। किसके खिलाफ किया था? सिराजुद्दौला के खिलाफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, नासिक, लखनऊ। अगर बात करूं लखनऊ, कौन सी नदी के पास है? गोमती। भैया लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती के। अगर बात करूं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया? बद्रीनाथ है अलकनंदा। ठीक है, वहीं बात करूं अयोध्या, सरयू, सरयू नदी पर बसा हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासिक। नासिक कौन सी नदी पर बसा हुआ? गोदावरी नदी पर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विजया बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या दिल्ली में है? तो देखो विजय बैंक, अगर मैं विजय बैंक की बात कर रहा हूं तो भैया सबसे पहले मुझे इसकी स्थापना पता होनी चाहिए। तो देखो इसकी स्थापना जो इसकी स्थापना हुई थी भैया, इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1931 में विजय बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, अगर मैं बात करूं इसका मुख्यालय की, तो देखो
इसका मुख्यालय इनमें से कोई नहीं है। इसका मुख्यालय क्या था? बैंगलोर। ठीक। अगर मैं बात करूं ये बैंक अब भी है या नहीं है, तो भैया विजय बैंक का विलय, इसका जो विलय हुआ भैया, इसका जो विलय क्या है, अब वो कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इसकी विलय हुआ था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लिख लेना, बैंगलोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजय एवं नीति का विवरण मिलता है? तो बताना है समुद्रगुप्त की विजय नीति का पूरा विवरण किस में मिलता है? हाथी गुम्फा खारवेल अभिलेख में, भीतरी स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, या नासिक अभिलेख में? देखो सबसे पहले बात करता हूँ हाथी गुम्फा अभिलेख किसका था? ये था खारवेल का। ठीक। अगर मैं भीतरी स्तंभ का अभिलेख बात करूं तो ये था स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त। अगर मैं प्रयाग स्तंभ की बात करूं तो समुद्रगुप्त का। ठीक। अगर मैं नासिक की बात करूं तो गौतम का। ठीक। अगर मैं इनकी बात करूं हाथी गुम्फा खारवेल में क्या मिलता है, तो भैया कलिंग का जो शासक था, कलिंग के चेदी शासक खारवेल का के राज्य की जानकारी मिलती है, राज्य की जानकारी। ठीक है। अगर मैं बात करूं भीतरी स्कंद अभिलेख में जो हुणों का आक्रमण हुआ था, हुणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं नासिक अभिलेख में सातवाहन वंश के शासक की जानकारी मिलती है भैया। ठीक है भैया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयाग स्तंभ लेख में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या करा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मत की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 84वां या 70वां संविधान संशोधन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष, उसे घटाकर कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी।
अगर मैं बात करूं 65वें संविधान संशोधन में, देखो 65वें संविधान संशोधन में अनुसूचित 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 जाति एवं जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? 65वें संविधान संशोधन में। अगर मैं बात करूं 84वें संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है भैया, नहीं किया जा सकता। अगर 70वें संविधान संशोधन की बात करूं तो 70वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, वोल्टमीटर का या ओम मीटर का? देखो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं एमीटर, विद्युत धारा के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर, अर्थात विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, जाता है। अगर मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर, परिपथ में जो विद्युत धारा है, परिपथ में धारा की तीव्रता एवं दिशा को मापता है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं वोल्टमीटर का कार्य क्या होता है? विभवांतर को मापना, विभवांतर को मापता है। इसका सही आंसर है ओम मीटर। किसको नापता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने का जो यंत्र है उसका नाम है ओम मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल लाकसताल झील से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी में, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं बात करूं व्यास नदी है, सतलुज नदी है, चिनाब नदी है या झेलम नदी है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। ठीक, अगर मैं बात करूं व्यास नदी का जो उद्गम हुआ है भैया व्यासकुंड के पास, व्यासकुंड से किसका उद्गम हुआ है? व्यास नदी का। अगर मैं बात करूं चिनाब नदी का, एक जगह है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रे से के समीप से चिनाब नदी का उद्गम हुआ है। अगर चिनाब नदी, भैया बहुत क्वेश्चन पूछा गया है सब बहुत बार कि जो चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है, तो भैया ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी।
ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं झेलम नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो झेलम नदी का उद्गम वैरीनाग झील से हुआ भैया, वैरीनाग झील से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सतलुज नदी का उद्गम कहां से हुआ, राकसताल झील के पास से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने भारत का केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया। तो देखो, अगर क्वेश्चन आ ही गया है, आर के सैनमुख चेट्टी ने, प्रणब मुखर्जी ने, मोरारजी देसाई ने, या पी चिदम्बरम में। तो देखो, पहला बजट कब हुआ था, 1860 में। किसने किया था, जेम्स विल्सन ने, क्या किया था, पहला बजट पास किया था। वहीं बात करूं मैं गणतंत्र नहीं स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो देखो, सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था भैया, स्वतंत्र भारत का। इनका नाम है आर के सैनमुख चेट्टी। ठीक, अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, गणतंत्र भारत का पहला बजट। देखो, ये बजट जो 1947 में हुआ था। ठीक है, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, 1950 में। किसने किया था, जॉन विल्सन ने। ठीक है भैया, वहीं आगे मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 4, पहली महिला कौन थी, पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया था, वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कब किया था इन्होंने, 1970 में। ठीक, 1970 में। अगर मैं बात करूं पांचवें पॉइंट की, कि जो सबसे बड़ा बजट किसने पेश किया था, सबसे बड़ा बजट भैया 2020 में निर्मला सीतारमन भी कह देते हैं या रमैया भी कह देते हैं। ठीक है, वही अगला पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट भैया, पांचवा पॉइंट है छठा पॉइंट। अगर मैं छठे पॉइंट की बात करूं, कागज रहित बजट किसने पेश किया था, तो भैया 2021 में किसने पेश किया था, 2021 में निर्मला सीतारमैया ने ही प्रस्तुत किया था। और वहीं बात करूं, बजट कौन से आर्टिकल में आता है भैया, देखो, केंद्रीय बजट आर्टिकल 112। वहीं बात करूं राज्य
बजट आर्टिकल आर्टिकल 202 में आता है। ठीक, वही बात करें बजट को प्रस्तुत कौन करता है, तो देखो बजट को जो प्रस्तुत करता है, बजट को जो प्रस्तुत करते हैं वो करते हैं वित्त मंत्री। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था वो थे मोरारजी देसाई। इन्होंने कितनी बार किया था? 10 बार। 10 बार। ठीक है, 10 बार इन्होंने क्या किया था? केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, करो या मरो के नारे का संबंध किस आंदोलन से है? आंदोलन से है। अब बतानिए कौन से आंदोलन से है? स्वदेशी आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं भाई, CHSL, CGL, CPO, SSC GD में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होता है? बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो चला था भैया, वो चला था 7 अगस्त 1905 में। ठीक, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में। अगर मैं बात करूं सविनय अवज्ञा आंदोलन, भैया 20 मार्च 1930। ठीक, इसका अन्य नाम क्या है भैया? इसका अन्य नाम है दांडी मार्च। दांडी मार्च। ठीक है, वहीं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन, 7 अगस्त 1942 को यह आंदोलन हुआ था। अब करो या मरो का नारा जो दिया था उन्होंने इसी आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन को 7 अगस्त 1942 को जब स्टार्ट किया गया था, तो 9 अगस्त को जितने भी बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से एक थे गांधी जी। गांधी जी को भैया गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया था? इन्होंने भेजा था आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस जेल में भेज दिया था इन्हें। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर क्या? करो मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? नर्मदा, सूरत, बड़ोदरा, नवसारी, कौन सा जिला भैया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जिले के कौन सा शहर है? केवड़िया। केवड़िया शहर है नर्मदा जिले का, केवड़िया शहर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भैया इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो देखो इसका उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, अगर इसके बारे में एक चीज और बात करूं भैया, इसे जो है ना, इसे विश्व का अजूबा, 8वां अजूबा घोषित कर दिया। ठीक है, कब किया गया था? तो भैया इसे घोषित किया गया था 2020 में। एससीओ ने घोषित किया था। एससीओ क्या है? एससीओ है संघाई सहयोग
संगठन, ठीक है, सहयोग, संघाई सहयोग संगठन। ठीक, अगर इसका कुछ नर्मदा नदी पर ही ये बना हुआ है, ठीक है, कौन से बांध के पास में है? सरदार सरोवर बांध के पास में है। ठीक, अगले क्वेश्चन भैया, अगर मैं बात करूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, तो भैया इसकी जो लंबाई है, लंबाई की बात करूं तो इसकी जो लंबाई है 182 मीटर है, 182 मीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने। देखो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक तरीके से सही है और देखा जाए तो एक तरीके से गलत भी है। भैया पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? पहली बैठक हुई थी भैया 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, दूसरी बैठक भैया 11 दिसंबर 1946 को हुई थे, जिसमें अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य कौन बने थे भैया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं बात करूं अगले पॉइंट की, तीसरी बैठक जो हुई थी भैया, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी सदस्य कौन बने थे? स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वहीं आगे बात करता हूं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी सदस्य बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे? दो क्वेश्चन बढ़िया है। कौन थे? बप्पी लहरी, बिरजू महाराज, अंजना, कैफ आजमानी। देखो क्वेश्चन बढ़िया है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन था इसलिए मैं लेकर आया हूं। बात करें बिरजू महाराज, नर्तक भैया कौन थे? ये नर्तक थे, अर्थात नृत्य करते थे ये। इनका जो प्रसिद्ध नृत्य है कथक नृत्य। ठीक है, वही बात करूं कैफे आजमी, ये कौन थे? तो भैया उर्दू कवि। ठीक, बात करें अंजना कौन थी? ये व्यक्ति हैं, तो ये थी भैया संगीतकार, ये थी संगीतकार। और लोकप्रिय संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध थे? बप्पा लहरी। कौन थे? बप्पी लहरी संगीतकार थे, लोकप्रिय। ठीक है दोस्तों, आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और मेरे द्वारा भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाए गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।